आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग का सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में जो एसए 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें देखिए सिलेबस के अनुसार आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आप लोग को कुछ हिंट्स दे देते हैं। तो देखिए, जैसे कि एसए 1 का सिलेबस अलग है, ठीक है? वो चैप्टर आपको यहाँ पर नहीं पूछेगा, एसए 2 का अलग है, इसी से पूछेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जैसे शहर, व्यापार और शिल्प, ठीक है? इतिहास से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, अजमेर। ठीक है, यहाँ देखिए 7 नंबर, बैद्यनाथ मंदिर परिसर में कितने मंदिर स्थापित हैं? तो इसका आंसर आपका सी 22। और गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सूरत। ठीक है, गुजरात का मुख्य बंदरगाह सूरत। सोशल साइंस में भी आप लोग को साइंस के जैसा ही कुछ मतलब उसी पैटर्न रहेगा। 10 जीके पूछेगा फर्स्ट, उसके बाद आपका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा और एक प्रोजेक्ट वर्क कोई मैप का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न, आपके मत से लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? तो देखिए यहाँ पे आंसर, तंजावुर चोल साम्राज्य की राजधानी था। तंजावुर एक मंदिरों का नगर था जहाँ प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर स्थित था। यहाँ बहुत सारे लोग रोजगार में लगे हुए थे। इस प्रकार यह अवसरों का एक केंद्र बन गया था। शहर, व्यापार और शिल्प से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, देवघर का विकास मंदिर नगर के रूप में कैसे हुआ? अथवा बाबा बैद्यनाथ मंदिर का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए उत्तर, देवघर को बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के देवघर का मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह भारत के मुख्य मंदिर नगरों में से एक है। मंदिर परिसर में 22 मंदिर स्थापित हैं। ठीक है, देखिए मंदिर परिसर में 22 मंदिर स्थापित हैं। सावन का महीना, जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ भगवान शिव की पूजा आराधना बड़े जोर शोर एवं भक्ति भाव से होती है। वर्ष के शेष महीनों में भी देश के सभी क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। झारखंड के एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित देवघर का व्यापार, शिल्प तथा पर्यटन आदि के विकास में विशेष महत्व है। देवघर शहर के चतुर्दिक विकास का मुख्य आधार बाबा बैद्यनाथ मंदिर को माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि रावण के द्वारा यहाँ इस शिवलिंग को लाया गया था, अतः यह रावणेश्वर बैद्यनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है। इसके बाद झारखंड की संस्कृति, ये भी थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन, आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, सरहुल। ठीक है, यहाँ देखिए रिक्त स्थान में ये आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे या एक नंबर का कोई भी 1-2 नंबर का पूछ सकता है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, तो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी आपका पारसनाथ। ठीक है, और कुडुक और मालतो ये हो गया द्रविड़ भाषा परिवार से। और झारखंड की संपर्क भाषा जो है ये है आपकी नागपुरी। ठीक है, झारखंड में ज़्यादातर लोग नागपुरी भाषा बोल लेते हैं या समझते हैं। झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये झूमर गीत पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, देखिए ये इसमें पर्व त्यौहार में आपका कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। झारखंड का कौन सा नृत्य यानी कि नाच ओजपूर्ण है?
इसे औचपूर्ण क्यों माना जाता है? तो उत्तर देखिए, झारखंड का छौ नृत्य औचपूर्ण है। ठीक है, इस औचपूर्ण नृत्य का जन्म झारखंड के सरायकेला खारसवा में हुआ है। छौ उड़ीसा, मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में का मुख्य लोक नृत्य है। इस नृत्य में पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। इसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों के अतिरिक्त अच्छे एवं बुरे लोगों के बीच के संपर्क से जुड़ी गाथाओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वीर रस पर आधारित होता है। इन विशेषताओं के कारण इसे औचपूर्ण नृत्य माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, झारखंड में कर्मा त्यौहार किस तरह मनाया जाता है? तो देखिए, उत्तर झारखंड के आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार भादो महीना में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। पूरे झारखंड में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कर्मा में प्रकृति की पूजा की जाती है। ठीक है, कर्मा पेड़ जो होता है, कर्मा एवं धर्मा नामक दो भाइयों पर आधारित इस त्यौहार में कर्म डाल की पूजा की जाती है। इसमें पूरे 24 घंटे तक का उपवास रखा जाता है। इस त्यौहार में आखड़ा में करम वृक्ष की एक डाल गाड़कर रात भर सामूहिक नृत्य किया जाता है। ठीक है, आप में से बहुतों को ये पता होगा, नाचते भी होंगे। अगला देखिए, झारखंड में सरहुल त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है? तो देखिए, उत्तर झारखंड में सरहुल आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। जिस समय पेड़ पौधों में नए कोपले, ठीक है, यानी कि नया नया पत्ता निकलता है, उसी के बाद सरहुल मनाया जाता है। मान्यता है कि प्रकृति की पूजा किए बिना इन फूलों को नहीं तोड़ा जाए। आदिवासी जनजातियां प्रकृति पूजक होती है। सरहुल के अवसर पर घरों में नई मिट्टी लाकर घरों की लिपाई पुताई की जाती है। दीवारों पर तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से घोड़ा, हाथी, मछली, फूल आदि का चित्र बनाया जाता है। सरहुल में पहान पूजा संपन्न कराता है। सारना स्थल पर गांव के सभी स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य यानी कि नाच करते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न जलमंडल से देखते हैं। जलमंडल किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, धरातल पर उपस्थित सभी प्रकार की जलराशियों के समूह को जलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत महासागर, हिमनद, नदी, झील, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जलवाष्प आदि शामिल हैं। इसके बाद देखिए, बृहत ज्वार और लघु ज्वार में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बृहत ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। इससे इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, देखिए, पूर्णिमा अमावस्या को ये सामने होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सामने होते हैं। चंद्रमा सामने होने के कारण वो अपना गुरुत्वाकर्षण से वो समुद्र का पानी को ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, और लघु ज्वार देखिए, प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं। इस समय सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इस कारण लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। ठीक है, देखिए, जब पूर्णिमा और अमावस्या होता है तो ज्वार यानी कि ऊपर की ओर उठना, ठीक है, और भाटा यानी कि नीचे की ओर गिरना होता है। तो देखिए, अनेक देशों में पानी की समस्या है, कारण बताएं। ठीक है, उत्तर देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है। जल का
97.3% भाग लवणीय यानी कि नमक जल के रूप में महासागरों में है। महाद्वीपीय जल में भी 2% अंटार्कटिका एवं अन्य ऊंचे पर्वतों पर हिमनद के रूप में है यानी कि बर्फ के रूप में है। ठीक है, शेष 1% जल ही नदी, भूमिगत जल, झीलों, तालाबों में उपलब्ध है, जो मनुष्य, पादप एवं अन्य जीवों के उपयोग में आता है। देखिए, मनुष्य और पेड़ पौधे के उपयोग में भी यही मीठा पानी ही उपयोग में आता है। इस कारण अनेक देशों में पानी की समस्या है। पूरी दुनिया में देखिए सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन फिर भी पानी का समस्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, ऊपर की उठना ज्वार और गिरना भाटा। देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है। ठीक है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सिंपल छोटा में अगर यदि समझेंगे तो इस तरह से हो सकता है। देखिए, ज्वार भाटा क्या है। ठीक है, ज्वार भाटा समुद्र के जल का ऊपर और नीचे की ओर गिरना ज्वार भाटा कहलाता है ये। ठीक है, और ये कैसे उत्पन्न होता है, ये चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन भी होता है, जिसको कि लघु ज्वार कहेंगे, और पूर्णिमा अमावस्या में दीर्घ ज्वार। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव में देखिए कुछ, हाँ, पंपस घास स्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्जेंटीना। पंपस घास स्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, और देखिए उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रमुख घास मैदान है। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रमुख घास मैदान है प्रेरीज। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा थार। ठीक है, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बालू ही बालू होता है, बंजर भूमि भी होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास किस्म का पेड़ ही जो कांटा वाला होता है वही सब उगता है। इसके बाद देखिए, शीतोष्ण घास स्थल में जीवन से प्रेरी घास मैदान का मुख्य फसल है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा गेहूँ। ठीक है, फिर देखिए आपका इम्पोर्टेंट में यहाँ पे और है, चिनुक हवा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो चिनुक हवा जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये गर्म हवा है, जैसे कि भारत में लू। और देखिए, किससे गेहूं की टोकरी की संज्ञा दी गई है, यानी कि गेहूं की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है प्रेरी। प्रेरी को गेहूं की टोकरी की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा गायों को पालने हेतु विशाल मवेशी फार्म कहलाता है। तो इसको आपका ए ऑप्शन सही है, रेंच। रेंच यानी कि गौशाला जहाँ गाय पाली जाती है। उसके बाद ये नागरिक शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, लिंग बोध
जो कि लॉकडाउन में हटा दिया गया था, लेकिन फिर से इसको जोड़ दिया गया है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है। झारखंड की महिला रेल इंजन ड्राइवर है, उसका नाम है, देखिए बी नंबर ऑप्शन, दीपाली अमृता खलखो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे रिक्त स्थान वाला है तो रिक्त स्थान तो आप लोग को पूछेगा नहीं, लेकिन एक नंबर में ये सब पूछ सकता है। घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना रिक्त स्थान का कार्य समझा जाता है, यानी कि घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना ये स्त्रियों का कार्य समझा जाता है नहीं। ठीक है, और काम काजी महिलाओं पर दोहरा बोझ होता है। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी महिलाओं को भी आगे लाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, अबला नहीं कहा जा सकता है अब आज की नारी को, राग समझना भूल बहुत है छिपी हुई चिंगारी को। देखिए अगला प्रश्न, घरेलू काम किसे कहा जाता है? तो देखिए उत्तर, घरेलू काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई तथा देखभाल करना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की आदि की जवाबदेही स्त्रियों की होती है, लेकिन इन कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, इन्हें स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य माना जाता है। ठीक है, जो कि एक पुरानी धारणा यानी कि रूढ़िवादी सोच कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला देखिए, महिला आंदोलन क्या है? अब कानूनी सुधार, स्वास्थ्य आदि में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन औरतों के संघर्षों से हुए हैं, इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, और देखिए रूढ़िवादिता क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन संक्षेप में जान लीजिए। रूढ़िवादिता एक पुरानी सोच है, ठीक है, जिसमें लोग पुरानी चीज़ों को ही मानते हैं और नहीं नया कुछ करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को। ठीक है, ये पाठ ही जो है लिंग बहुत स्त्रियों के लिए ही है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रश्न बाजार मार्केट से। बाजार का क्या अर्थ है? बाजार का मतलब उन सभी स्थानों से है जहां वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, थोक व्यापारी किसे कहते हैं? देखिए थोक व्यापारी का आशय है बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिसमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, इनके अपने अपने थोक बाजार होते हैं। ठीक है, मतलब थोक व्यापारी बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान लेके वो छोटे छोटे व्यापारियों को बेचता है। ठीक है, उसके बाद देखिए साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर, यह बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि। ठीक है, साप्ताहिक बाज़ार में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ते दाम पे भी मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक समस्याएं से देखिए, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं? निश्चल होते हैं। ठीक है, और पीड़ित व्यक्ति महसूस करता है इस तरह का अपराध बोध। ठीक है, सी नंबर। अगला देखिए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपका 1098। ठीक है, आपको कोई भी समस्या होगा तो इसमें आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, और वो भी गुप्त रहेगा। ठीक है, जैसे कि बाल विवाह या किसी भी तरह का कोई समस्या होता है, खास तौर से स्त्रियों का या बच्चों का जो भी है, तो उसको ये लोग उसका समाधान करते हैं। और पुलिस कंट्रोल रूम नंबर है 100। ठीक है, ये सभी को जानना चाहिए। इसके बाद कुछ प्रश्न सड़क सुरक्षा से देखिए। ठीक है, सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई घायल हो जाता है तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो है आपका 108, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना के किन्हीं 3 कारणों को लिखें। ठीक है, तो देखिए उत्तर, सड़क दुर्घटना के
3 कारण निम्नांकित हैं। पहला, सड़क अवसंरचना में कमी, ठीक है, यानी कि अच्छा सड़क नहीं है। दूसरा है शराब पीकर वाहन चलाना, ठीक है, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। और तीसरा देखिए, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, ठीक है, यानी कि गाड़ी चला रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो इससे भी आपका ध्यान भंग हो जाता है और एक्सीडेंट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट देखिए, मृत्यु जो होती है वो आपका दोपहिया वाहन से होती है, मोटरसाइकिल से होती है। तो ये थे आप लोग के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग को अच्छा मतलब क्वेश्चन मिल सकता है और आप लोग अच्छा नंबर लाइए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक रहेगा। आप लोग वीडियो को देखिए, कमेंट तो बहुत कम ही करते हैं, कम से कम लाइक तो कर दीजिए, है ना, अच्छा लगता है मुझे भी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर आगे बहुत सारा मतलब आपको 6 से लेके 12 क्लास तक का वीडियो मिलता रहेगा, प्लस कंपटीशन और इसके अलावा भी जैसे कि स्टाइपेंड वगैरह का भी जानकारी यहाँ से मिलते रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब इसको कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।